नमस्कार, मैं मधुलिका और आप इस वक्त पर देख रहे हैं अटल टीवी। बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है। कल देखने को मिला कि 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और जिसके बाद से माहौल कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने को मिल रहा है कि वार पलटवार भी तेज हो चुके हैं और पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। फिलहाल आज हमारे साथ बिहार चुनाव पर बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सुनील त्रिपाठी जी और इसी के साथ सुबह से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ दयाराम भार्गव जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आगे का समीकरण हमें क्या कुछ बता रहा है। सुनील त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से बिहार चुनाव में इस वक्त पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, बार बार पार्टियां वार पलटवार करती हुई नजर आ रही है, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ा जा रहा है तो कभी ये कह दिया जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है। क्या मानना है आपका? क्या इस बार भी वोट चोरी जैसे मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मधुलिका जी, इस बार बिहार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहा। जिस तरह से युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट डाला है, इससे सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता है। जब जब वोट ज्यादा होता है, या तो सरकार रिपीट होती है या सरकार हार जाती है। ये मेरा आकलन है, मैंने देखा ऐसा भी है। इस जी बार चुनाव अधिक, मतदान अधिक होना ये अच्छी बात है। और 64% लगभग मतदान हुआ है। इसको ये मानिए कम से कम 72-75% कि कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो दो दो जगह एसआईआर के बावजूद भी उनके नाम दर्ज रहे हैं, या जी कुछ मतदाता बाहर चले जाते हैं, वोट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयासरत हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को बिहार के चुनाव में उतार करके जीतने के लिए पूरा प्रयास जारी रखा है। योगी जी आदित्यनाथ सहित कई मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव में, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी भी बिहार के चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, और जनता को लोग लुभावने या वादे याद दिला करके फिर सत्ता वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं विपक्ष में भी, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, या तेजस्वी यादव खुद हों, इसके अतिरिक्त और भी उनके दिग्गज नेता जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोग लुभावन वादे करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन मधुलिका जी देखिए, सवाल इस बात का उठ रहा, 20 साल लगभग सत्ता से बाहर तेजस्वी जी रहे हैं, और कुछ दिन जी सरकार बनाए भी, लेकिन उससे भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। विपक्ष काफी दिनों से सत्ता से दूर है, और जिस तरह से अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए गठबंधन ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपया रोजगार के नाम पर दिया, मेरा मानना है कि उससे भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी को इस रोजगार के लिए दिए गए पैसे से काफी फायदा होता नजर आ रहा है। जी मधुरा जी। जी, दयाराम भार्गव जी, कल क्या कुछ देखने को मिला? जिस तरह से सुभाषपा का प्रदर्शन रहा, क्या कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा खबरें निकलकर सामने आई, वहां पर किस तरह की चीजें देखने को मिली है? क्योंकि इस बार तो सुहेल देव पार्टी में कुछ अलगाव भी होते हुए नजर आए। आपको भी खबर होगी कि सुहेल देव भारतीय सेवा दल नाम से भी एक पार्टी उभरती हुई नजर आई है। क्या मानना है, आखिर किस तरह से ये सारे अलगाव हुए हैं? जी देखिए, अभी आपने एक बात कही जिसका नाम लिया, पहली बार तो उसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। और एक बात जी बताइए, जो आगे गया और उसका कलह नाम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला तो है। और इस पार्टी में मैं पिछले 7 साल से डिबेट कर रहा हूँ हर चैनलों पे। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसको आप देख लीजिए। अब बात आती क्या है, देखिए, बहुत अति महत्वाकांक्षा जिस व्यक्ति के बीच में आ जाएगी वो इसी तरह का घृणित काम करने का। आप बताइए, जिनका आप नाम ले रहे हैं क्या है, जी कहां से है, कैसे है, कहां पे थे, कहां से नेता बने, किसने नेता बनाया, किसने आपको दिशा और दशा रास्ता बताने का काम किया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, उसको वही पे रहने दिया जाए ज्यादा। अब बात आती है बिहार जी चुनाव की। पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने नामांकन, हमारे बहुत प्रत्याशियों ने किया, लेकिन 27 सीटों पे हमारे नामांकन निकल के आए। हम 27 सीटों पे अपनी पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव पे चुनाव। देखिए, ये बात हो सकता है कि हमको वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये जनता जनार्दन का, लेकिन इतना मैं बता दूं कि बिहार प्रदेश में चाहे रजवार हो, राजवंशी हो, राजधोक हो, राजभर हो, भर हो रहा है,
इन जातियों का आज तक विधानसभा में, लोकसभा में कोई नेता नहीं बिहार प्रदेश में। और हर विधानसभा में, बिहार के हर विधानसभा में इनका 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक वोट है। इनको वोटर बना के रखा गया, इनको गुमराह करके रखा गया, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो। कभी इस जाति के लोगों को सम्मान देने का काम आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज, शोषित, दलित पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को 1947 में देश आजाद हुआ, 2025 का चुनाव चल रहा है। इन जातियों का घुरागड़ित को लेकर के इनको क्यों राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी जिनको दूर रखने का किसने काम किया? इन्हीं लोगों ने काम किया। हम लोग इन लोगों को आगे ला करके इनकी राजनीतिक, शैक्षणिक और शिक्षा की भागीदारी को सुनिश्चित कराना चाहते हैं। इसलिए स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी बिहार प्रदेश में चुनाव लड़े, जनता का जो भी हमको समर्थन मिलेगा उसको चुनाव लड़े। जी सुनील त्रिपाठी जी, एक चीज और देखने को मिली कि अभी हाल फिलहाल में मायावती ने एक बड़ी रैली की है बिहार में, जिसके बाद से कहीं ना कहीं बीएसपी थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से इस बीच में देखने को मिला कि बिहार चुनाव में तमाम तरह की चीजें होती हुई नजर आई, कभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर बातचीत होने लगती है तो कभी उप मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत होने लगती है। लेकिन इस बीच में जब बीएसपी की रैली हुई है बिहार में, उसके बाद से चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है। इस रैली पर आपका क्या आकलन है? किस तरह से ये रैली चुनाव में इफेक्ट डालने वाली है? देखिए, मायावती जी एक जात विशेष की नेता हैं और क्योंकि काशीराम जी की अनुयायी हैं, काशीराम जी ने बाम सेव बनाई, उसके बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और मायावती जी एक प्रकार से काशीराम जी की उत्तराधिकारी कही जा रही है। लेकिन पिछले एक दशक से मैं देख रहा हूं, चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बहन जी एकदम चुनाव से या राजनीति से धीरे धीरे विमुख होती नजर आई, जिससे जो उनका कोर वोटर था, उनकी बिरादरी सहित और भी दलित वोटर था, वो इधर उधर कहीं कहीं पनाह लेने के लिए मजबूर होने लगा। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद से बहन जी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अन्य पार्टियों की तरह मेरी भी पार्टी समाप्त हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर जी भीम आर्मी बनने के बाद से जो दलित वोटर है वो ज्यादातर उधर जा रहा है। ये भी एक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के लिए चिंता का विषय है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी मधुलिका जी जो रैली की थी बहन जी ने, उस रैली में भी जो भीड़ दिखाई पड़ी वो वास्तव में वो भीड़ थी, वो भीड़ किराए की नहीं थी, लाई गई भीड़ नहीं थी। तो उनको भी लग रहा है कि हमारा कोर वोटर मेरे साथ आ रहा है। यही कारण है कि बिहार में भी अपने जात के, अपने वर्ग के लोगों को साधने के लिए उन्होंने रैली की है और रैली करना उनका लाजमी भी है, क्योंकि जो दलित है वो ज्यादातर मैं मानता हूं बहन जी के साथ तब भी था और आज भी साथ उनके है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। चूंकि अब सबसे बड़ा मुद्दा तो सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को बनता जा रहा है। बिहार का चुनाव समापन तरफ चल रहा है, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जनता जनार्दन किसको सत्ता देती किसको नहीं देती है, किसकी बहार होती किसका बिहार होता है, वो तो जनता निर्णय करेगी। लेकिन जो 27 चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है, बहन जी उस चुनाव में कहीं न कहीं अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और रैलियों को करना शुरू कर दिया है, जिससे कि एक संदेश उनके समुदाय के लोगों में जाए कि आपकी पुरानी पार्टी फिर खड़ी हो गई है। जी जी, जिस तरह से अभी सुनील जी ने बताया, जयराम जी, क्या आगे चलकर बीएसपी से कोई नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ सकता है? किस तरह से आप लोगों ने आगे के लिए रोड मैप बना के रखा है? क्योंकि जैसा कि सुनील जी ने बताया, अभी अभी बिहार में विधानसभा चुनाव समापन की ओर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम तरह के आकलन देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में बीएसपी से कोई खतरा है सुबसपा के लिए? देखिए, केंद्र भारतीय समाज पार्टी का वोट जो उनके बने हुए या उनके जो सिंपैथी को मानने वाले वोटर हमारे, वो कहेंगे वो नेताजी को मानते, नेताजी ने जो निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों की जो चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोग सर्वाधिक कहते, यहाँ आप देख लीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। जी तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई बात नहीं। अभी हम आपको बता दें 7 अक्टूबर 2025 को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर, उसकी बंटवारे को लेकर के सभी पार्टियों को जो है लेटर लिखने का, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम उत्तर प्रदेश में है, या उसमें आरएलडी हो, चाहे निषाद पार्टी अपना दल,
तब से हमने ये पूछने का काम किया जी कि 2001 में राघवेंद्र कमेटी जो बनी थी, तो 27 आरक्षण में कितना कितना सर्वाधिक, लेकिन उस समय वो तत्काल जो मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उनकी सरकार चली जाती। इसके बाद 19 सालों में उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा, 4 बार सपा। आप बताइए, इन लोगों ने उस भागीदारी को सुनिश्चित कराने का काम बसपा ने किया, क्या सपा ने किया? हम और हमारी पार्टी इस बात को मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है पिछड़ों के हितैषी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये बना के चलती है, तो पीडीए के इस नारा का अगर आप लेके चल रहे थे, इनके आरक्षण की बात करिए ना, पिछड़ों को 3 वर्गीकरण करवाइए, पिछड़ा पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा माना जाता है कि अगर आप 4 बार सत्ता सरकार में थे, अगर इसको आप भागीदारी करवा देते तो शायद आज उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा समाज है, सर्वाधिक समाज है, इनके बेटी बेटा को सरकारी नौकरियों में कहीं भागीदारी सुनिश्चित हो जाती। इस काम को बहन कुमारी ने नहीं किया, तो इस चीज को हम कैसे मान ले? देखिए, जनता इस समय जान रही है उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित वंचित समाज है, या उसमें मुस्लिम समाज में पिछड़ा समाज है, वह इस चीज को सोच रहा है कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए किस पार्टी का नेता मुखर होकर हमारे बच्चों के तकदीर बदलने के लिए इस कानून को आगे आने का काम कर रहा है, उसको लागू कराना चाहता है। आप ये भी देखिए, 31 जुलाई 2023 को जो है आपका जो रोहड़ी आयोग का केंद्र में ये प्रस्तावना दे भी दिया गया है, वो पूरे राज्य पूरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन जब वो पूरे देश में जब तक लागू होगा तब तक तो उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू कराना चाहते हैं, तो हमें सपा से हमें बसपा से कहाँ खतरा है? मेन मुद्दा जो होते है, जनता की बात कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, बिहार में भी जो जनता है, इस बात को समझ रही है कि हमारे लिए कौन नेता बन गया। जी सुनील जी, क्या मानना है आपका? जिस तरह से सुबसपा और एनडीए के बीच में अलगाव हुए, क्या इस वजह से कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे बिहार में? क्योंकि अगर सुबसपा होती बीजेपी के साथ में, तो कहीं ना कहीं जो एक कोर वोटर था वो भी एनडीए के साथ में जाता। लेकिन अब तो जितने भी राजभर समाज के लोग थे, और बिहार में लगभग 3 करोड़ के आसपास राजभर समाज के लोग हैं, तो इससे क्या कोई नुकसान देखने को मिल सकता है एनडीए को? देखिए, दयाराम जी जो कह रहे हैं वो प्रवक्ता है पार्टी की, उनका कहना लाजमी है, पार्टी पर रख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी आपने देखा होगा जी कि सुहेल देव राजभर पार्टी कितना वोट पाई, कितना उसका वर्चस्व रहा। देखिए, मैं नहीं कह सकता हूं, आप बिरादरी लोग हैं, बिहार में भी भारी मात्रा में है, लेकिन भारी संख्या में होने के बावजूद कितना आपको सपोर्ट करते हैं या सत्ताधारी दल को सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा कि जो पार्टी सरकार में होती है, ज्यादातर समर्थन भी उसका होता है, विरोध भी उसका होता है। अगर वहां की जनता ये समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में काम बिहार में अच्छा हुआ है, क्योंकि जब जी चुनाव आता है तो हर व्यक्ति कुछ अच्छा काम अपना गिनाता है, कुछ भविष्य में अच्छा काम करेंगे वो गिनाता है। तो अगर वहां की जनता को लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में काफी कुछ बदलाव हुआ है, तो वो दयाराम जी आपकी पार्टी साथ नहीं खड़ी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी होगी। और अगर उसे लग रहा होगा कि 20 सालों में नीतीश जी का कोई बढ़िया कार्यकाल नहीं रहा, कोई अच्छा बिहार के लिए काम नहीं किया है, तो मैं मानता हूं कि वो वोट आपके साथ जा सकते हैं। लेकिन ये कहना अब आसान नहीं कि हर जात के लोग केवल जाति देख रहे हैं। युवा अपना भविष्य, देश का भविष्य और अच्छे राजनेता की तलाश में भटक रहा है। वो अब जातीयता के जहर से आप भले ही डुबाना चाह रहे हैं जनता को, लेकिन जनता उब गई इस देश की। जाति और धर्म की राजनीति से बढ़कर भी चर्चा होनी चाहिए इस देश में। 2 ही मुद्दे नहीं रह गए राजनेताओं के पास, एक जाति एक धर्म। देश को आगे बढ़ाना, कैसे ले जाना है, देश के लिए क्या करना है, बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे इंडस्ट्री लगाई जाए जो हमारे देश के युवा रोजगार पाएं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। लेकिन ये जाति धर्म की राजनीति से मैं देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे हरियाणा देख लीजिए जो चुनाव आए, जनता जनार्दन जिनको चुना वो रोमांटिक चुना, जिसपे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। लेकिन जनता ने दिखा दिया, देश के युवाओं ने दिखाया, बहन बेटियों ने दिखाया कि हम किसके साथ हैं, कौन मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और उसी आधार पर मतदान किया, सरकारें बनी। तो मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं कि दयाराम जी बिहार में सारे राज्य भर के लोग आप साथ खड़े होंगे। क्या उत्तर प्रदेश में सारे यादव अखिलेश के साथ खड़े हैं? इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। या सारे जो सवर्ण है क्या भाजपा के साथ खड़े हैं? ऐसा नहीं है। मतभेद मनभेद सब में है। और एक जात के नेता को अगर सब मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दे, तो मायावती जी तो जात की राजनीति से ही राजनीति शुरू की थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको भी सर्वधर्म सर्व संभाव की बात करनी पड़ी।
तो ये देश, ये जी प्रदेश, मेरा मानना है मधुरिका जी कि यहाँ अगर सबकी आप बात करोगे तभी बहुत दिन सत्ता में रह पाओगे, वरना एक बार मुख्यमंत्री, जी दो बार मुख्यमंत्री। जी। जी। क्या कहना चाहेंगे दयाराम जी, आप किस तरह से आप लोग स्ट्रेटजी आगे के लिए आप अपनाएंगे? अभी सुनील जी ने पूरा विश्लेषण किया, क्या मानना है इस पर आपका? देखिए, सुनील जी अपनी जगह सही है। सुनील जी को हम थोड़ी कुछ कहते हैं। हम तो सत्ता जी परिवर्तन की बात करते हैं। देश में अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की कोई नहीं चर्चा करता, उसका हम चर्चा करते हैं। हमारे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, जात को लेकर क्यों चर्चा, क्यों भैया? जात के नाम पे सांसद, जात के नाम पे मंत्री, जात के नाम पे डीएम, जात के नाम पे एसडीएम, जात के नाम पे आप मंत्री बनाते हैं। इलेक्शन आता है, ये यही देखा तो जाता है भाग्य इसके है बिना। जयराम जी देश और प्रदेश का। सुनिए 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 सुनिए। उत्तर प्रदेश में, देश में देख मधुरिका जी लीजिए, थोड़ी सा आवाज जात बढ़ा के दीजिए, नाम आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है तक। ठीक है, जी सुन लीजिए। दयाराम जी, आप दूसरी थोड़ा बात, सा तेज बोलिए, हमारी तरफ से फुल वैल्यू में। आप थोड़ा सा अपनी आवाज जी को तेज देखिए, रखिए दयाराम जी। दूसरी बात देखिए, आप इस बात को देखिए कि जात के नाम पे अगर बात कर रहे हैं, जातियों का गुना गणित नहीं है, तो तहसीलों में जात के नाम पे ठप्पा क्यों बनाए जाते हैं? आप पहले तहसीलों से जात प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दीजिए, तो जात का नाम बंद कर देंगे हम लोग। बात आती है, देने की बात आती है, तब आप कहते हैं कि जातिवाद है। और उसके बाद जहां जातियों को इकट्ठा करके उनका लाभ लेना है, वहां कहते जातिवाद नहीं है। ये डबल स्टैंड कैसे चलेगा? तहसीलों से जात के नाम पे जो ठप्पा बनाता है तहसीलदार, वो बंद करवा दीजिए। हम जातियों को गुना गणित बंद कर देंगे। स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराना जाए तो जात पूछी जाती है, सरकारी नौकरी में जाए तो जात पूछी जाती है। तो आप ये बताइए, हमको यहाँ जातिवाद नहीं है? केवल जातिवाद अगर हम उठा रहे हैं तो जातिवाद है, और आप लोग सांसद, मंत्री, विधायक बनाए तो जातिवाद नहीं है, और हमारे नई नजर हम क्यों नहीं पूछे? तो ये कहना कतई गलत माना जाएगा कि अगर जातिवाद का हटाना चाहते हैं तो पहले तहसीलों में जो ठप्पा लगता है जात के नाम पे ना, तहसीलदार से बंद करवाइए कि कोई जात का नाम नहीं आएगा, केवल नाम होगा। पूरे भारत वर्ष में इसको बंद करवाइए, तब जाके जातिवाद बंद होगा। ये डबल स्टैंड, डबल बातें ये शोभा नहीं देता। जी, इसी के साथ दयाराम जी एक चीज और देखने को मिली है, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो ओपी राजभर है वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, और जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनको आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? आप ये बताइए, एक पार्टी के नेता का बता दो। हमारे नेता ने कहा, नेता दो मुंह साफ होता है कि नहीं होता? किसी पार्टी की हिम्मत है बोलने की? नेता कहता कुछ है, करता कुछ है। अब जो कहते हैं कि जिस थाली में खाते चेक कर देते हैं, आप किसकी बात कर रहे जी हैं? समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, तो ये बैगन के लोटा और थाली नहीं बनेंगे। निषाद से इन्होंने किया, भाजपा से इन्होंने किया, कांग्रेस से इन्होंने किया, राजनीति से किया। अरे हमने तो 2 बार किया, पहली बार भाजपा था, फिर भाजपा में आ गए। यानी हम थाली में खाए और छेद कर दिए। इन्होंने कितना छेद किया? इनको अगर देखो तो इन्होंने जो है एक पार्टी थी मौर्य समाज की और चौहान समाज को, 2022 के चुनाव में चौहान जी को इन्होंने गाड़ी दिया था उनके महान दल को लेकर के, और जैसे चुनाव खत्म हुआ उस बेचारे से अखिलेश यादव ने गाड़ी मंगवा लिया। तो यही राजनीति है। यानी आप करो तो रासलीला, हम करें तो करप्शन लीला, ये नहीं चलेगा। आप ये बताइए, आपने कितना गठबंधन किया? आपके गठबंधन में क्या रहा? ये गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी चली जाती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से समर्थन मांगती है कि हमको गठबंधन करो, लेकिन नहीं देती है। तो क्या कहते हैं? कहते कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये हमको अगर धोखा देंगे तुम्हें क्या देंगे, इनको वोट मत देना। अब आप देखिए, बिहार में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन कर रहे हैं। तो केवल थाली में जी हरी छेद क्या? कौन ऐसी पार्टी जो थाली में छेद नहीं करता? अगर तुरंत भारतीय समाज पार्टी थाली की बात होती है, एक दल का नाम बता दो जिसने थाली में छेद ना किया हो। बताइए हमको राजनीति में। हमारा नेता तो खुले मंच से इसकी चर्चा करता है। जी। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी, क्या आप सहमत हैं दयाराम जी की बातों से? अपनी बातों को थोड़ा कम शब्दों में कहिएगा, हमारे साथ वक्त का अभाव है थोड़ा सा। ऐसा है मधुरिका जी, दयाराम जी से जी मैं कहना चाह रहा हूँ निवेदन साहब कि हम जर्नलिस्ट हैं, राजनेता नहीं हैं। अगर मैं राजनेता मिनिस्टर होता तो निश्चित जी रूप से जाति की व्यवस्था खत्म करा देता। जो आप बता रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, वास्तव में खत्म करा देता। लेकिन हम तो मांग कर रहे हैं कि अब इस देश में दो ही जाति है, एक अमीर एक गरीब, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं लेकिन करते नहीं है। मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, इस देश में दो ही जातियां रह गई, एक गरीब की है एक अमीर की है। तो जो गरीब जी जाति है उसको आप आगे लाने का प्रयास कीजिए। वो गरीब जाति के गरीब जाति बनाए कि ये गरीब है, और गरीब है क्यों है, इस पर चिंतन जी मंथन करना चाहिए। और रही राजनीतिक लाभ की बात मधुरिका जी, तो सारे राजनीतिक जी दल
मैं मानता हूं ना उनका कोई नियम होता है ना कोई धर्म होता है। जब जहां जी फायदा देखते हैं उसके साथ वो हाथ मिला लेते हैं, जहां फायदा नहीं होता वहां हाथ खींच लेते हैं। ये सारे राजनीतिक दलों का ये इतिहास है। कोई सुभाषपा कांग्रेस बसपा सपक बात नहीं है। जो जहां फायदा देखता है जिसके साथ में, लोकसभा के चुनाव में आपने भी देखा होगा कि जहां जिसको फायदा नजर आया वहां तो हम साथ में हैं, जहां हमारा वर्चस्व है जी वहां हम अलग है। जी। जी। तो क्या मानना है सुनील जी, आगे क्या कुछ बिहार में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगी? क्योंकि बिहार में देखने को तो मिल रहा है, लोग कह रहे हैं अब 20 साल हो गए, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है क्या इस बार बदलाव पॉसिबल है? देखिए जो चुनाव हुआ है उसके हिसाब से तो हम सस्पेंस में हम भी हैं कि वोट काफी पड़ा है। और काफी पड़ने का मतलब रिजल्ट दो ही होता है, या तो सरकार रिपीट होती है या सरकार चली जाती है। अगर वोट कम जी पड़ता तो मैं मानता कि हो सकता है कि ऐसा नीतीश जी का फिर आगमन हो जाए। लेकिन जिस तरह से जी बिहार की भौगोलिक स्थिति मैं देख रहा हूं उससे मुझे तो लग रहा है कि नीतीश जी फिर रिपीट होंगे, क्योंकि अंतर कलह इंडिया गठबंधन में शुरू से बरकरार रही। जो पीक टाइम चुनाव का था, कहीं राहुल जी का तेजस्वी जी का टेंशन आ रहा है सीटों को लेकर के, जी मुख्यमंत्री दावेदारी लेकर, जो पीक टाइम रहा उसमें ये लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। एसआईआर का मुद्दा जो मुद्दा लेके आए थे बिहार में राहुल जी, वो चुनाव तक खुश हो गया। अगर रहा हो तो बता दीजिए। तो जिन मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे थे वो मुद्दे चुनाव में मुझे दिखाई नहीं पड़े हैं। इस नाते से जी एज ए जर्नलिस्ट मेरा भी आकलन है, अब मैं किसी पार्टी प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता जी पार्टी सरकार मुझे बनती नजर आ रही है। जी। जी। दयाराम भार्गव जी, आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? जो अगला चरण है अब चुनाव का, यूं कहे कि वो अब आखिरी चरण होगा इस चुनाव का, तो क्या सोच के रखा है आप लोगों ने? क्या रोड मैप बनाया गया? अपनी बातों को कम शब्दों में आप रखिएगा। ठीक है। बिहार प्रदेश में जो हमारे वोटर है, यहाँ वहाँ के जो शिक्षक है, हमारे सभी पदाधिकारी वहाँ मुस्तैदी से बूथ लेवल पे काम जो किए हैं वह वोट डलवाने का जी काम करेंगे। दूसरी हम तो बिहार की जनता से अपील करते, खासकर युवा वर्ग से करना चाहते हैं कि देखिए आपके भले की राजनीति कौन करता, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। आपको आगे लाने की बात जी कौन करता, आपके गाँव गरीब किसान मजदूरों की चर्चा कौन करता है? लोग सत्ता में बैठ करके भूल जाते हैं हमारा नेता सत्ता में बैठे हुए भी मुद्दों को उठाने का काम करता है, चाहे हम बिहार को जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस वक्त पर बिहार चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही। फिलहाल तो 14 तारीख को परिणाम आने हैं, लेकिन उसके पहले ही देखने को मिल रहा है कि आकलन जो है वो पूरी तरह से होने लगे। सभी लोग अलग अलग तरह के अंदाजे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टियां पूरा दमखम लगाने में लगी हुई है, और सभी लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आगे विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। फिलहाल ये सारी चीजें तो नहीं, बात थी अब देखना ये हुआ कि आखिरकार 14 नवंबर को कौन अपना वर्चस्व लहराता है। मैं आपके साथ मधुलिका, आप देख रहे थे अटल टीवी। धन्यवाद।